हाँ, आई थिंक जो हाँ ठीक है। तो नमस्कार मित्रों। आज हमारे बीच हैं कहानीकार आलोक मिश्रा जी। आपकी कहानी वसीयत गर्भनाल पत्रिका के ताजा जून 2025 अंक में प्रकाशित हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, गर्भनाल पत्रिका विगत 2 दशकों से दुनिया भर के प्रवासी भारतीयों को उनकी मातृभूमि से जोड़ रही है, भारतीय संस्कृति और भाषाओं के उन्नयन हेतु कार्यरत है। यह दुनिया भर में बसे भारतवंशियों के लिए निशुल्क रचनात्मक मंच है। अब मैं जल्दी से आलोक जी का एक औपचारिक परिचय पढ़ना चाहूंगा। आलोक जी रायबरेली में जन्मे, मनी मरीन इंजीनियरिंग और एमबीए हैं, जो सिंगापुर में कार्यरत हैं। हिंदी साहित्य के प्रति उनका गहरा लगाव है। उनकी रचनाएं विभिन्न साझा संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं और वे कई सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। वे ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन सिंगापुर के सक्रिय सदस्य हैं। आलोक जी, गर्भनाल के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी रचनाओं पर चर्चा के लिए हम उत्सुक हैं। बहुत बहुत आभार और नमस्कार आत्माराम जी, अपने मंच पर हमको बुलाने के लिए और हमसे बातें करने के लिए बहुत हाँ बहुत आभार आपका। जी। तो आलोक जी, मेरे मन में ये ख्याल था, कई वर्षों से मैं ये गर्भनाल का जो एक जुनून है, एक मिशन है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और निरंतर कोशिश करता हूँ कि प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य, भाषा और संस्कृति के लिए जो उनका लगाव है, उसको कैसे उजागर किया जाए और पूरी दुनिया के भारतवंशियों में इसकी चर्चा की जाए। आज का यह संवाद उसी की एक कड़ी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गर्भनाल का जो मिशन है उसके बारे में आपकी क्या राय है। आप बताएं प्लीज। आई थिंक गर्भनाल चूंकि आपका मिशन है, आप पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके बारे में तो मैं समझता हूँ आप सबसे उपयुक्त हैं ये कहने के लिए कि आप क्यों इस मिशन को शुरू किया आपने और जारी रख रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूं और गर्भनाल के बारे में मुझे पता चला, आपके बारे में पता चला, तो मैं समझता हूँ आपकी एक ये लगन है कि हाँ, हिंदी लेखन को बढ़ावा दिया जाए, हिंदी के प्रचार प्रसार में। आई थिंक गर्भनाल एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, गर्भनाल पत्रिका। क्योंकि अब जैसे मैं अगर आप बात करूं कि सिंगापुर की, पिछले 6-8 सालों में, 6-8 साल में जब मैं देख रहा हूं कि पहले यहाँ पे बहुत कुछ एक रचनाकार थे और मैं भी उसमें नहीं था। फिर कुछ लोग यहाँ पे एक हैं, ममता मंडल जी, उन्होंने ये जो आपने जिक्र किया ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन, वो संस्था वो चलाती हैं। तो एक एक करके उन्होंने जोड़ा लोगों को। फिर यहाँ पे वो मंच प्रदान करती थी, वार्षिक प्रतियोगिताएं करती थी, जिसमें पहले शुरू में हिंदी भाषी बच्चे आते थे, अपनी रचनाएं, कविताएं, कहानियां प्रस्तुत करते थे। और उसके बाद में उन्होंने जब देखा कि यहाँ तो अन्य भाषाओं के भी वासी हैं, गुजराती हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, तो फिर उन्होंने धीमे धीमे अपने कार्यक्रम में सारी भाषाओं को शामिल करना शुरू किया। तो उससे क्या हो गया, जो लोग जो फेंस पे बैठे रहते हैं कि हाँ लिखे नहीं लिखे, उनको एक मंच मिल गया। तो एक मंच मिल जाता है, तो जो लोग नहीं भी लिख रहे होते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं मैं लिखूं तो मैं अपनी बात कहूंगा कहाँ पे, क्योंकि हर आदमी के पास ये सक्षमता नहीं होती है कि वो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करा सके। क्योंकि प्रकाशन कैसे होता है, कहाँ मिलते हैं प्रकाशन, तो और फिर उतनी सारी रचनाएं भी होनी चाहिए, स्तरीय रचनाएं हो। तो स्तरीय रचनाएं तो एक दिन में होती नहीं है। क्योंकि तो ये मैं समझता हूँ गर्भनाल एक बहुत अच्छा मंच है, और मंच है, और ये भी बोलूंगा कि स्तरीय रचनाओं को प्रकाशित करने का। कभी जब भी मैं देखता हूँ सारी रचनाएं जो होती हैं बहुत स्तरीय रचनाएं होती हैं। तो मैं भी अपनी रचनाएं जब गर्भनाल में भेजता हूँ तो कई बार उसको जांच लेता हूँ, लोगों से भी अपनी लोगों से पढ़वा लेता हूँ कि भाई इसमें कोई त्रुटि आप बता दें। फिर मैं इसको गर्भनाल के, क्योंकि लोग पढ़ते हैं और उससे आपकी पहचान बनती है। तो जो भी हम लिखें, जो भी हम बात कहें, वो उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए।
तो उससे क्या आपकी भी एक पहचान बनती है, और जो मैगजीन की पहचान है उसको भी आप उत्थान देते हो। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी कर्बनाल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो भी लोग स्थापित कलाकार हैं या जो लोग नवोदित कलाकार हैं उन सब के लिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। मैं सीधे जो मेरे मन में विमर्श चल रहा है, और मुझे बड़ी जिज्ञासा थी कि आपसे इस बारे में चर्चा की जाए, मैं आपकी कहानी पे आता हूँ। गर्भनाल के ताजा अंक में आपकी कहानी बसीयत प्रकाशित हुई है। उसका एक छोटा सा एक अंश में पढ़ता हूँ। अशोक को विश्वास था कि लेखनी का सहारा लेकर इंसान अपने अकेलेपन को दूर कर सकता है और किसी भी परिस्थिति का कुशलतापूर्वक सामना कर सकता है। इसीलिए अशोक चाहते थे कि अंकिता लेखन से दूर ना हो, बल्कि अपनी लेखनी अपनी लेखन क्षमता को और सुदृढ़ करे। ये कहानी का एक अंश मैंने पढ़ा। तो हम समझते हैं, और जितने भी दुनिया भर के जो लेखक हैं, आपने लगभग अपनी कहानी में उस बात को उजागर किया है कि लेखकी कर्म जो है उसके जरिए क्या इंसान महसूस करता है, उसका जिस्ट, उसका निचोड़ आपने इस पैराग्राफ में दर्ज किया है। आप बताइए, क्यों आपको ऐसा लगता है, या जब आप सृजन करते हैं, लिखते हैं कहानी को, तो क्या महसूस करते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को प्रकाशित करने के लिए, और इतने ध्यान से पढ़ने के लिए, और इस मंच पे उसका जो है जिक्र भी करने के लिए। और अच्छा लगा कि जानकर कि कहानी आपको अच्छी लगी। इसमें कुछ एक परिचित हैं हमारे, जिनको मैं देखता हूँ कि अब वो उनके जो सहचर थे उनके नहीं रहे, तो अब अकेले हैं। और एक नहीं, कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कहीं पे पति नहीं रहे, कहीं पे पत्नी नहीं रही। तो और उनको देखता हूँ कि किस तरीके से उन लोगों ने साहित्य को अपनाकर अपने अकेलेपन को पूरा किया है। और उनको एक क्या बोलते हैं, एक उद्देश्य मिल जाता है। और इसी बहाने नए मित्र बनाने में भी बहुत ही मदद मिलती है। क्योंकि आप वरना घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ लोग अपना सेवा समाज का कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं, कुछ और खेल कूद करते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन ये भी बात है कि खेल कूद आप उम्र के साथ नहीं कर सकते हैं, मतलब शारीरिक क्षमताएं कम होती जाती हैं। और समाज सेवा, ठीक है, आना जाना नहीं हो पाता है, चल फिर नहीं सकते हैं, कुछ भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये, और आपके पास इतने अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं, 60-70 सालों की उम्र तक आते आते आपके पास इतने अनुभव होते हैं। तो उनको आप अगर साझा करना चाहें तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है अपनी बातें लोगों तक रखने का, सकारात्मक रूप से नए मित्र बनाने का, और अपने आप को भी जिंदा दिल रखने का। तो ये मैंने तो खुद आसपास अपने परिवेश में महसूस किया है, देखा है लोगों को, उनके उदाहरण हैं। तो जैसा आप तो जानते ही कि रचनाकार हमेशा अपने उदाहरण नहीं देता है, हमेशा अपनी बात नहीं कहता है। जैसा महादेवी वर्मा ने भी लिखा था या कहा था कहीं पे कि अगर रचनाकार सिर्फ अपने ही उदाहरण प्रस्तुत करेगा तो उसकी रचनात्मकता का फलक जो है बहुत ही सीमित होगा, बहुत ही कम लिख पाएगा वो। इसलिए हम समाज और दुनिया में जो हो रहा है सब चीज़ों को ग्राह्य करते हैं, और फिर उनको जोड़, मतलब इधर का उधर थोड़ा जोड़ के जहाँ जो उचित होता है उसको मिश्रित करके हम पेश करते हैं। तो ये कहानी मैंने लिखी कि यस, क्योंकि अंततो गत्वा तो ये हो ही जाता है, एक ना एक सदस्य चला ही जाता है, एक को एकाकी चलना ही पड़ता है आगे के जीवन। तो अगर शुरू से, क्योंकि अब मैं देखता हूँ मेरे भी कितने यार दोस्त हैं, अब हम लोग भी 2-4 सालों में रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब मेरे दोस्त लोग बोलते रहते हैं, भाई तुमने तो बहुत अच्छा ये एक हॉबी पकड़ ली है, लेखन की हॉबी। तो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम लोग सोचते हैं हम क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद। तो मैं उनको बोलता हूँ अभी भी लेट नहीं हुआ है, इट्स नॉट टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। हम्म। तो कुछ ना कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आप अभी तक कॉर्पोरेट लाइफ में व्यस्तता के चलते आप नहीं कर पाए, उसको आप अपने खंगालिए, आप अपने अंदर में, और देखिए कुछ ना कुछ तो होगा जो आप कर सकते हैं। तो उसको अभी से शुरू कर दीजिए, तैयारी करिए, 2-4 सालों में आप
रिटायरमेंट कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, इधर पिछले एक दशक कह सकते हैं, बल्कि गर्भनाल का मिशन जो है 2006 से शुरू हुआ था। उस जमाने में इंटरनेट पे हिंदी और देवनागरी की उपस्थिति प्रारंभ हुई थी, आप जैसा कि जानते जी। होंगे। तो लगभग 20 सालों में, अगर हिंदी का प्रवासी साहित्य ना भी कहें, तो दुनिया भर में हिंदी लिखने वालों का एक बड़ा समूह अभी आज मौजूद है, इंटरनेट और सोशल मीडिया के तमाम जो मंच हैं उस पे। तो निश्चित तौर पे कच्छ की गुणवत्ता तो बढ़ी है, कहानियों का जो दायरा है वो भी बढ़ा हुआ है, बढ़ गया है। पर जैसा कि राजेंद्र यादव कहा करते थे कि जो भारत से बाहर जो लेखक हैं हिंदी के, वो नॉस्टेल्जिया के शिकार हैं। तो आप इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अ, भारत से बाहर जो हिंदी के रचनाकार हैं, वो हमेशा अपने गुजरे हुए अतीत के लिए हिरसते रहते हैं, वो हमेशा उस छोड़ी हुई दुनिया के बारे में सोचते हैं? आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई बड़े रचनाकार हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप देखें, हम जब बात करते हैं, ये जो गुजरे हुए जमाने की बात है, मैं तो बोलता हूँ जब हम उम्र में बढ़ते जाते हैं हम हमेशा क्या बोलते हैं, भाई बचपन के दिन बड़े सुहाने थे यार, कोई काश लौटा दे, कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन। वो एक गीत भी है ऐसा, है ना। और कश्ती, और उदास साहब ने भी एक गाना, शायद नहीं, किसने गाया, जगजीत सिंह ने। तो ये खाली रचनाकर्ता के साथ नहीं है, ये तो आम व्यक्ति के साथ भी यही बात है कि यार पिछली बातें, पिछला जमाना बहुत अच्छा था। मैं भी अपने मम्मी पापा से सुनता था, अरे भाई वो जमाना बहुत अच्छा था, 2 पैसे में इतने सारी मिठाई, इतना सारा खाना मिल जाता था, है? अभी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो रही कि यस, हमें बीता हुआ कल हमेशा अच्छा लगता है आज से, है ना। चाहे जो भी बात हो, उस पर नहीं जाएंगे हम। और जहाँ तक रचनाकार के लिए बीते हुए पल या भारत में ही, तो ये बात तो है कि यस, हम भारत से बाहर आ गए, लेकिन हमारे अंदर से तो भारत निकलेगा नहीं, है। तो अब इतने साल हमने भारत में बिताए हैं, अपने देश में, और मुझे भी ऐसा सौभाग्य रहा है अपने कार्यकाल के दौरान कि भारत के कई प्रदेशों में रहने का मौका मिला, है ना। तो हर तरह की, हर जगह की संस्कृति आप सीखते हैं लोगों से, वहाँ के लोगों से उठना बैठना होता है, वहाँ की बातें, वहाँ के पर्व वगैरह सब आप मनाते हैं, तो कई सारी चीजें आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठा होती जाती है। तो जब हम यहाँ आ गए हैं, ठीक है, अब मैं अपनी बात करूं कि मैं सिंगापुर आ गया हूँ, तो जाहिर सी बात है, मेरी उम्र का काफी हिस्सा तो भारत में बीता है। जो हमने सीखा है भारत में सीखा है, भारत से सीखा है, तो वो तो जल्दी से नहीं जाने वाला है। लेकिन साथ ही मैं ये भी बोलूंगा कि अब जैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इतने सालों के बाद, कविताएं लिखना शुरू किया, छोटे मोटे मुक्तक लिखने शुरू किए पहले, अतुकांत रचनाएं, जैसा शुरुआत शायद सभी के साथ ऐसा ही होता है। फिर अब कहाँ कविताएं लिखनी, अब गजल भी हो रहे हैं, उसमें हाइकू भी आ रहे हैं, और अब मैं कहानियों की तरफ थोड़ा मेरा रुझान हो रहा है। तो कहानियां मैं लिख रहा हूँ भारतीय परिवेश को लेके भी, और अब मेरी कोशिश हो रही है कि मैं जो सिंगापुर का परिवेश है उसको लेकर भी कहानियां लिखूं। मैंने कुछ एक कहानियां लिखी हैं जिसमें मैंने सिंगापुर की पृष्ठभूमि ली है, सिंगापुर के लोगों की पृष्ठभूमि ली है, उनके रहन सहन या उनके जो रिचुअल्स हैं, उनके तीज त्योहार हैं, उनको सबको। तो लेकिन वो क्या है, वो आते आते समय लगता है, क्योंकि आपको उनके बीच रहना होता है। यहाँ आके भी अक्सर ये होता है कि आप अपने ही भारतीयों के साथ ही ज्यादा मिलना जुलना पसंद करते हैं। एक तो चाहे भाषा का रिस्ट्रिक्शंस होता है, और फिर उनके तीज त्योहार, उठने बैठने, खाने पीने, बोलने चालने का हर चीज अलग होता है, तो समय लगता है उसको समझने के लिए। जैसे आप समझते लगते हैं, फिर देखते हैं, अरे सारे इंसान एक जैसे होते हैं, सबको दुख होता है, दर्द होता है, चोट लगने पे सबको दर्द होता है, अपने किसी के खोने का सबको गम होता है। तो मानवीय भावनाएं जो हैं वो एक जैसी हैं, चाहे खाना पीना, रूप रंग हमारा, पहनना ओढ़ना जैसा भी हो, लेकिन मानवीय सोच, मानवीय भावनाएं मैं समझता हूँ हर जगह एक है।
तो अब मेरी कोशिश रहती है कि मैं यहाँ के परिवेश को, यहाँ के पृष्ठभूमि को लेकर भी रचनाएं लिखूं, कहानियां लिखूं, कविताएं लिखूं। या आपने तो बहुत भारत तो रहेगा, हम लोग, हमारी जनरेशन में तो भारत रहेगा। हाँ, जी। आपने बहुत कमाल की बात कही। अचानक से मुझे आपकी एक कविता, आपने कविता का जिक्र किया तो आपकी कविता याद आ गई। बड़ी अच्छी कविता है आपकी, पिता पुत्र उसका शीर्षक है। तो मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। जी। उस दिन था इतवार, भोर निखरी अति सुंदर, मंद मंद बह रही पवन थी लहर लहर कर, बड़ा मनोरम दृश्य आज ये मैंने देखा, पिता पुत्र थे खेल रहे सागर के तट पर। पकड़ो कहकर पापा जी ने गेंद उछाली, बेटे ने नन्हे कदमों से दौड़ लगाई। गेंद बड़ी थी किंतु हाथ थे छोटे छोटे, गेंद फिसल कर गिरी हाथ में पकड़ ना आई। बेटा था मायूस गेंद को पकड़ ना पाया, पापा जी ने झट बेटे को गले लगाया। जैसे चींटी गिरती उठकर पुनः संभलती, फिर से कोशिश करना तुम, उसको समझाया। और आखिरी के दो पैराग्राफ हैं कि पापा ने बेटे को उत्तम सबक सिखाया, खेल खेल में जीवन का गुरु मंत्र बताया। आज अधिकतर लोग व्यस्त सोशल मीडिया में, पिता पुत्र को देख खेलते मन हर्षाया। मैं हूं साथ करो तुम कोशिश ध्यान लगाकर, पापा का यह कहना मन प्रमुदित देता कर। पापा जी जब बच्चों के संग समय बिताते, बच्चों का मनवल छू लेता ऊंचा अंबर। तो ये जो आपकी बहुत बहुत कविता है, धन्यवाद। जी। ये कविता दो चीजें मुझे इसमें ध्यान आ रही हैं। भवानी भाई की एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कि जी। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। तो लेख की जो आपकी सहजता है और स्पष्टता, तो ये जो गुण है आपके लेखन का, ये सचमुच बहुत उल्लेखनीय है। और धन्यवाद। आपकी कविताओं में भी ये मैंने बहुत बारीकी से देखा है, महसूस किया है। आपने जैसा कि जिक्र किया कि आप तमाम चीजें गद्य को लेके भी आप काम लगातार कर रहे हैं। मैं मेरा एक उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न ये है। पहले तो मैं कविता के संदर्भ में कुछ बात आपसे जानना चाहता हूं कि कवि कर्म आपका किस तरीके से निखरता है, आयाम लेता है, उसके ऊपर कुछ आप अपना भाव बताएं। एक्चुअली सच कहूं तो कभी मैं कैसे बन गया, शायद ये भी एक ऊपर वाले की देन है। और मुझे लगता है कि जब जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई एक अदृश्य शक्ति है जो आपको पहचानती है और आपको वो चीज प्रदान करती है समय, सही समय पे। तो इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा। मैं शायद उसमें छठी सातवीं ऐसी किसी क्लास में था, तो कुछ कुछ लिखना शुरू किया था। तो चार छह लाइनों की कुछ लिखी, और हमारे एक मामा जी थे, वो प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे रायबरेली में। तो उन्होंने सोचा वो ठीक है, भांजा है, कुछ लिखा उसने, तो प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने मेरी वो छोटी सी रचना को अपने अखबार में छापा। उसको मैंने बड़े ही हर्ष के साथ पिताजी को दिखाया। पिता पिताजी जाहिर सी बात है, अनुभवी थे, जीवन में कई सारे बोलो कि एक्सपीरियंस थे, बहुत कठिनाइयों से भी गुजरे थे। तो उन्होंने बस एक चीज कही मेरे को, कभी बनोगे, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। कभी बनोगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा, बस इतना ही उन्होंने कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आगे बढ़ो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मत करो, बस ये चीज। तो इसमें मेरे को बहुत बड़ी सीख मिल गई। मैंने कहा हाँ, पिताजी जो कह रहे हैं बहुत उचित बात है, तो पहले पहले जीवन यापन के लिए कुछ कर लिया जाए। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, क्या करना है, इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग में मेरे को ये मर्चेंट नेवी की मरीन इंजीनियरिंग समझ में आई। तो उसी दिशा में मैं चलता रहा, और ऊपर वाले की दया रही, लोगों का साथ रहा, तो वो उसमें कामयाबी मिली। फिर सिंगापुर आ गए। और अच्छा, मैं लेखन के बारे में भूल ही गया था इतने सालों में। फिर एक दिन मैं अपने किसी मित्र और हमारी धर्म पत्नियां, उनके साथ हम लोग एक कार्यक्रम देखने गए। और उस कार्यक्रम में जो मध्यांतर था उसके दौरान फिर खड़े होकर ऐसे बातचीत कर रहे थे थोड़ा।
तो कोई मेरे पीछे से आया और मेरे को टैप किया, और फिर बोली कि आप कवि हैं क्या। हम्म। अब आप सोचिए, मतलब कोई अकस्मात कैसे पहचान सकता कि आप कवि हैं क्या। तो मैंने कहा आपको ये कैसे महसूस हुआ, ये प्रतीत हुआ कि मैं कवि हूँ। भाई मैं, डॉक्टर होता है वो डॉक्टरी या उस विषय की बातें करता है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि डॉक्टर है। इंजीनियर है वो भी जैसी बातें करेगा, या नेता है उस तरह की बातें करेगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। हेलो। हाँ, क्षमा करें। आप। जी। जी जी। हाँ, तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लगा आपके हम्म। बोलने के अंदाज से और आपके हाव भाव से कि आप कवि हैं। हम्म। तो मैंने कहा नहीं, मेरा कविता से खाली इतना ही नाता कि हाई स्कूल और तभी मैंने पढ़ी थी, उसके बाद तो ना पढ़ रहा हूँ मैं, ना कुछ कर रहा हूँ। हम्म। और बस अपना परिवार संभाल रहा हूँ और नौकरी है। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी एक हिंदी फाउंडेशन है, आप आइए उसमें जुड़िए, लोगों से बातचीत करिए, आपको अच्छा लगेगा। फिर हम्म। मैंने उनकी वो संस्था ज्वाइन करी और लोगों को मैंने सुना कविताएं पढ़ते हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक अच्छा समूह है। और कार्य पूरे दिन आप करिए, नौकरी करिए, उसके बाद में जब मौका मिले इन लोगों से बातचीत करिए, मिलिए, गोष्ठियां अटेंड करिए, तो अपने आप को थोड़ा आप हल्का कर सकते हैं। अपना जो तनाव है उससे उबरने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है। फिर ऐसा हुआ कि मैंने कहा अब मैं सुनने आ रहा हूँ उनको, तो मैं क्यों ना लिखना शुरू करूँ। हम्म। तो वहां से थोड़ा थोड़ा प्रोत्साहन मिला, मैंने भी दो चार तुकबंदियां करी। लोगों ने प्रोत्साहित किया, बहुत ही जो स्थापित अच्छे अच्छे रचनाकार थे उन्होंने प्रोत्साहित किया। और फिर आपको मैं बताऊं, एक बहुत ही अनोखी बात हुई। गुलजार साहब आए थे, गुलजार साहब, द गुलजार हैं। हम्म। वो यहाँ पे, उनसे दो बार मुझे मिलने मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो कार्यक्रम जब उनका चल रहा था, कार्यक्रम के अंत में उन्होंने थोड़ा प्रश्न और उसका उत्तर का ये सिलसिला होता है 5-10 मिनट का। उसमें किसी ने उनसे पूछा कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है लिखने के लिए। तो गुलजार साहब ने जो एक बात कही, उन्होंने कहा कि इंस्पिरेशन हमारे आसपास बिखरी हुई है। इर्द गिर्द आप जिधर भी नजर फैलाएंगे, नजर दौड़ाएंगे, आपके पास इंस्पिरेशन है। और आपको खाली देखने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि आम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं, और उसके बाद में हेलो हाय बाय बाय करके चल देते हैं। लेकिन जो रचनाकार होता है, वो उन्हीं बातों से कोई ऐसी बात उसको अटक जाती है या पकड़ लेता है, फिर वो उसको सुई धागे की तरह आगे बढ़ता जाता है और उसमें अपना जो अच्छा लगता है उसको कहने की कोशिश करता है। तो ये जो ये बात थी मेरे दिमाग में तब से बैठ गई। उस मैं समझता हूँ उस बात को 400-500 लोग रहे होंगे उस सभागार में, हम्म। सबने सुना होगा। बट हम्म। कितने लोगों ने उस चीज को ग्रहण किया, या शायद बाकी लोग मनोरंजन के लिए आए होंगे, लेकिन मेरा जाने का वहाँ एक अलग ही मकसद था। तो मुझे वो उनका जो वाक्य बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको गांठ बांध ली। तब से मैं आपको सही बताऊं, कोई भी चीज कहीं भी जाता हूँ, कोई भी चीज देखता हूँ, मेरा देखने का नजरिया बिल्कुल अलग हो गया है। और हम्म। ये जो आपने कविता की जिसका आपने अभी जिक्र किया, ये हमारे पास में जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे पास में ही एक समंदर बीच है, ईस्ट कोस्ट पार्क बीच, जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ वॉक करने के लिए। तो वहीं पे मैं एक वीकेंड में वॉक कर रहा था सुबह सुबह। तब मैंने देखा ये बेटा, और कैसे वो सिखा रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, और बॉल गिर गई। हालांकि बाकी दृश्य तो आप समझते हैं कि आप अपने सोच से और उसको जो है कल्पना के आधार पे आप उसको विस्तार देते हैं। बट एक वो दृश्य था कि उन्होंने बॉल फेंकी बच्चे की तरफ और बॉल गिर गई। बस हम्म। ये दृश्य मैंने देखा, हम्म। उतना ये दृश्य मेरे दिमाग में जो है असर कर गया। मैंने कहा ये एक बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत अच्छी रचना इस पे बन सकती है। फिर ये रचना हम्म। जिसका आपने आप जिक्र किया। सिंगापुर की जिस संस्था का जिक्र अभी आपने किया, मैं चाहता हूं जी जी थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आप दीजिए, ताकि हमारे प्रवासी समाज को पता चले कि आप किस तरह की सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधि से जुड़े हुए हैं और दूसरे लोग भी उससे शामिल हैं। जी। अभी जब मैंने, मतलब जिसका मैंने जिक्र किया, इस संस्था का नाम है ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन। और उसकी जो सर्वे सर्वा हैं वो है श्रीमती ममता मंडल। तो ममता मंडल हिंदी के क्षेत्र में बहुत काम कर रही हैं, भारत में भी और यहाँ सिंगापुर में भी। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि
ठीक है, हिंदी स्कूलों में यहाँ पढ़ाई जाने लगी थी। स्वतंत्रता जब मिली सिंगापुर को, उसके कुछ एक सालों के बाद जो भारत से लोग आए थे उन लोगों ने बहुत कोशिश करी, यहाँ की सरकार से विनती निवेदन सब कुछ किया, और उसके बाद में उनको परमिशन मिली कि ठीक है स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जा सकती है। हम्म, उसके बाद अभी हाल के समय में समझता हूँ ममता मंडल ने हिंदी बोलने वालों को, या जितने सारे रचनाकार हैं, ना सिर्फ हिंदी के बट अन्य भाषाओं के भी, उनको जोड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। और उसके बाद जैसे जैसे लोग जुड़ते गए और समूह बढ़ता गया, अब तो यहाँ पे मैं समझता हूँ और भी कई सारी संस्थाएं हैं जो हिंदी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और अभी तो विश्व हिंदू, ये जो अभी पिछले साल 14 सितंबर को जो हमारा कार्यक्रम होता है हिंदी का, उस पे भी विश्व विश्व हिंदी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ था। अभी मेरा नाम भूल रहा हूँ मैं, उस कार्यक्रम का नाम क्या था, बट बहुत ही विश्व वैश्विक लेवल पे हम्म, हिंदी का कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे। एक संध्या, डॉक्टर संध्या सिंह है, हम्म। वो एनयूएस में हिंदी पढ़ाती हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। तो गर्भनाल आपको परिवार ताजुब से होगा ये। जुड़ी हैं वो, संध्या जी। हाँ, वो भी उनका अपना, उनकी अपनी एक संस्था है, और हम्म, वो पढ़ाती भी हैं, साथ में हिंदी के कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती हैं। हम्म, और आपको ताजुब होगा ये जान के कि जो एनयूएस है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, उसमें न सिर्फ भारतीय बल्कि दूसरे देशों के, चाइनीज, कोरियाई, वो बच्चे भी हिंदी पढ़ रहे हैं। और उनके कुछ एक कार्यक्रम जहाँ मैं भी गया था, मैंने देखा कि पूरे कार्यक्रम का संचालन हम्म। अहिंदी भाषी बच्चों ने किया, अरे पूरा वाह। हिंदी में। तो ये बहुत ही, तो मतलब ये है कि भाषा सीखने का मन हो तो आदमी सीख सकता है, और मैं समझता हूँ कि हिंदी भाषा भी बहुत कठिन नहीं है। हम्म। ये बस मन लगाने की बात है। आप मन लगा लो तो आप सीख जाओगे। तो ये आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी। अब मैं थोड़ा हिंदी और भारतीय भाषाओं की जो स्थिति है सिंगापुर में, उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। अ, हाँ, हिंदी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है और बड़े सुचारू रूप से पढ़ाई जा रही है। तो ये तो एक अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। अब बात आई जो भारत से लोग आ रहे हैं। एक तो हिंदी का प्रचार प्रसार, रचना के उसमें रचनात्मकता में अगर मैं कहूँ, तो वो शायद इसलिए भी है कि अब, पहले तो बहुत कम लोग थे भारतीय यहाँ पे, अब पिछले 15-20 सालों में मैं कहूँगा तो बहुत भारतीय लोग आए यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि उसमें हिंदी भाषी भी कई लोग आए। और तो जब उन्होंने देखा कि अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अपनी बात कहने का, तो अपना वो लेखन कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। और हाल के वर्षों में मैंने देखा, यस, यहाँ से हिंदी पुस्तकों का प्रकाशन भी खूब हुआ है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, प्रकाशन तो इंडिया में ही, भारत में ही हो रहा है, लेकिन यहाँ रहते रहते लोगों ने अपनी पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उसमें अधिकतर काव्य की हैं, और अधिकतर काव्य की हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब एक यहाँ से कहानियों की भी पुस्तक निकले। और मैं कुछ एक काम कर रहा हूँ ईसीपी डायरी पे भी। हम्म, ईसीपी डायरी ये है कि जब मैं वॉक करने जाता हूँ ईस्ट कोस्ट पार्क में, तो कई सारे इस तरह के दृश्य आपको दिखते हैं कि कैसे कोई बूढ़े कपल हैं, कोई बीमार है तो आदमी अपनी पत्नी, बीमार पत्नी का किस तरह केयर कर रहा है, कैसे एक फादर है बच्चे को साइकिलिंग सिखा रहा है, और इस तरह के तमाम दृश्य, कैसे लोग सारे जो दिवाली होती तो यहाँ जो सिंगापुर, सॉरी, भारत से जो लोग मजदूर लोग आते हैं, मजदूर कहना ठीक होगा क्या, या जो लोग काम करने आते हैं ये बोल दूं मैं, हम्म। तो कैसे साथ में बैठ के, अब अकेले हैं तो जो काम करने वाले साथ में वही उनका परिवार है, उनके साथ कैसे बैठ के दिवाली होली त्योहार मनाते हैं। तो ये सारे दृश्यों को मैंने कैप्चर कर रखा है, और उस पर मेरा काम चल रहा है ईसीपी डायरी के नाम से। तो भाषा की बात आपने कही, लेकिन ये है कि शौक के रूप में ज्यादा होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हिंदी से संबंधित रोजगार के चांसेस या रोजगार के अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। माफ कीजिएगा, बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द लगता बहुत ही सहज रूप से आ जाते हैं, उसके लिए मैं दर्शकों से भी बहुत क्षमा चाहूंगा। तो हिंदी के कार्य के लिए अपॉर्चुनिटीज कम होने से यहाँ पे मैं समझता हूँ उतना प्रचार प्रसार तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, लोग पढ़ेंगे, घरों में बोलेंगे, उतना तो अवश्य होगा। और इसीलिए हिंदी। मैं समझाता भी रहता हूँ
मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ कि आप ऑफिस में आप इंग्लिश करें, यूज करें, बिंदास करें, कोई बात नहीं है। बट घर में अपने लोगों के साथ जब बैठे तब आप हिंदी में बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जीन्स पहनिए, पैंट शर्ट पहनिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले जैसे लोग थे कि हिंदी का भी हमेशा कुर्ता पैजामा और एक झोला लटका के ही चलते थे। तो उस मानसिकता से हमको बाहर निकलना है बच्चों में, क्योंकि वरना उससे क्या होता है, एक हीन भावना बच्चों में कर जाती है कि मतलब हिंदी बोलेंगे तो लोग बोलेंगे ये पिछड़े हुए लोग हैं। तो इसलिए बच्चों में ये भी एक कॉन्फिडेंस पैदा करना कि नहीं, आप हिंदी बोलें, और आप पैंट और ऑफिशियल ऑफिशियल सूट पहन के आप हिंदी बोलें, कोई दिक्कत नहीं। ये एक उनमें कॉन्फिडेंस जगाना बहुत जरूरी है। आप गर्भनाल के संरक्षक मंडल में भी शामिल हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और पूरी दुनिया के प्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधि के तौर पे अलग अलग देशों से भी लोग इस मंडल में शामिल हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाषा के विकास में साहित्य का तो एक योगदान है। साहित्य के बगैर तो भाषा आगे और प्रचारित नहीं हो सकती। लेकिन जो दीगर विषय हैं, साहित्य से इतर विषय हैं, उसमें भी सृजन होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, हिंदी में साहित्य के अलावा जो दीगर विषयों पर कहाँ सृजन की क्या स्थिति है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्या आप इसका मतलब आप क्या चाहते हैं कि हिंदी साहित्य के रचनाओं के अलावा, अलावा? जी जी। साहित्य के अलावा जो संसार के जितने विषय हैं उसमें हिंदी में किस कदर सृजन हो रहा है, लेखन हो रहा है? तो ये मेरा ये प्रश्न है मेरा। आई थिंक आवश्यक, बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही मैंने कहा ना कि अगर रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो जाएं हिंदी भाषा में, तो लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि अभी पिछले कुछ समय में भारत भारत सरकार ने भी इंजीनियरिंग या हो या मेडिसिन हो या अन्य अन्य तरह की पढ़ाई में भी, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी हिंदी भाषा सारा जो विषय है हमारा उसको अनुवाद किया है। तो जरूर अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारी दिक्कत यह है कि मैं अगर इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ तो इंजीनियरिंग ट्वेल्थ तक मैं तो हिंदी ले सकता हूँ, लेकिन ट्वेल्थ के बाद इंजीनियरिंग में मुझे इंग्लिश लेनी लेनी है, क्योंकि हम्म। हमारी इंजीनियरिंग की सारी किताबें इंग्लिश में ही हैं। हम्म। और अब आप देखिए जो दूसरे देश हैं, चाहे रशिया की बात करें या अब भारत से जो लोग रशिया पढ़ने जाते हैं मेडिसिन वगैरह, मैं समझता हूँ कई लोग जाते हैं, हमारे मित्र, उनके छोटे भाई वगैरह भी कई लोग गए वहाँ पे। तो जैसा उन्होंने बताया कि फर्स्ट ईयर जो है उसमें आपको पहले वहाँ की लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि वहाँ की जो सारी पुस्तकें हैं वो उनकी लोकल, मतलब रशिया की बात करें तो रशियन में है, इंग्लिश में आपको नहीं मिलेगी किताबें। तो आप पढ़ाई शुरू करने से पहले वहाँ की भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह मैं समझता हूँ जापान हो, जर्मनी हो, उन सब जगह भी यही है, पहले वहाँ की लोकल भाषा का ज्ञान है, फिर आप आगे की पढ़ाई शुरू करें। लेकिन हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। हिंदी का कितना भी मैं विख्याता हूँ, कितना भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता हूँ तो मुझे तो इंग्लिश का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। लेकिन तो अब जो मैं, भारत सरकार। आप सही जी कह रहे हैं। और ये वार्ता चूंकि अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच रही है, आपने जी हमको जी। समय दिया, इसलिए मैं धन्यवाद पहले से दे देता हूं आपको। और आपको क्या उम्मीद है कि गर्भनाल जिस तरीके का ये काम कर रहा है उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? गर्मनाल मैं समझता हूँ कि हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार में बहुत एक महत्वपूर्ण काम कर रही है, और लोगों को एक तो प्लेटफॉर्म दे रही है। और आपका जो, जैसा आपने कहा, जुनून है हिंदी के प्रति और इस पत्रिका के प्रति, वो भी बहुत सराहनीय है। उसके लिए तो वंदन है आपको। आप इतनी मेहनत करते हो, इतने सालों से इस पत्रिका को आपने जीवित कर रखा, और इसीलिए मेरा भी मन करता है, आपने जो संरक्षक की बात कही, मेरा मन करता है ये जो लोग हिंदी के प्रति इतने समर्पित हैं, उनके लिए अगर मैं एक बूंद भी कुछ कर पाऊं तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो आप बहुत इस बहुत काम को जारी धन्यवाद। रखिए। आलोक जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप बड़े भाई की तरह इस मिशन में हम मेरे साथ हैं। और हम सभी पूरी दुनिया के जो गर्भनाल प्रेमी हैं, गर्भनाल परिवार से जुड़े हुए जो मित्र हैं, भाषा प्रेमी हैं, संस्कृति प्रेमी हैं, हम सभी इसी तरीके से हमारी भाषा के लिए काम करते रहेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आलोक जी आपको, और कोशिश करूंगा कि फिर हम इस मंच पे भाषा